हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको जो है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी भी पढ़ाएंगे और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रोटर के बारे में चलेगा। तो देखते हैं कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है, उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा रोटर क्या होता है, स्थिर होता है, तो उस कंडीशन में स्टेटर का फ्लक्स जो है रोटर के कंडक्टर को लिंक करता है। तो रोटर में अपना ईएमएफ और करंट क्या करता है, फ्लो होने लगता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि रोटर दोनों साइड से इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी रोटर हमारा घूम नहीं रहा है, तो उस समय जो ईएमएफ और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, जब रोटर अभी घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो उस समय ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस समय करंट भी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि अभी रोटर हमारा घूम नहीं रहा है। तो अब होता क्या है कि इस समय यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर में दी गई सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो रोटर के अंदर स्टैंड स्टिल कंडीशन में भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, जो उसमें करंट है या फिर उसका क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रोटर घूमना क्या होता है, स्टार्ट कर देता है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से कम होने लगती है, जबकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है। सप्लाई अगर 50 है तो वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही रोटर घूमने लगता है ना, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या करती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है कम होने लगती है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाता है, स्लिप आ जाता है। समझ में आया। तो जब स्लिप आ गया तो रिलेटिव स्पीड कम होगा, तो हमारा स्लिप का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्लिप का मान कम होने की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी रोटर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो सीधा जो है रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करती है। आप कह सकते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस माइनस क्या होगा, एन आर होगा। तो जैसे ही रोटर घूमना स्टार्ट कर दिया, भाई शुरू में तो क्या है, शुरू में हमारा ये रिलेटिव स्पीड था, क्योंकि अभी मोटर घूमना स्टार्ट नहीं किया है, तो उस समय एन आर बराबर हमारा क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही मोटर घूमना स्टार्ट कर दी है, तो रोटर के स्पीड कुछ न कुछ हो जाएगा। भाई रोटर की स्पीड अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब रोटर की स्पीड बढ़ने लगी, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हमारी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है रोटर के रनिंग कंडीशन में, वो रिलेटिव स्पीड पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। समझ में आया। रिलेटिव स्पीड पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जब रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है कम होने लगती है। तो हम अब यहाँ पर स्लिप भी आ जाता है। तो उस फार्मूले में जो स्लिप आता है, तो उसको हम देखते हैं कि कहाँ से वो आता है। ठीक है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है एन एस बराबर, आप पढ़े होंगे कि 120 इंटू एफ बाई क्या होता है, पी होता है। तो एफ का मान अगर आप निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो एफ का मान निकालना चाहेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा आपका कितना, पी बाई 120 इंटू क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो एन एस स्पीड है, तो ये क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस समय यहाँ पे कौन सी स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, एन एस माइनस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। तो ये तो आपका हट जाएगा ना, तब ये रोटर की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। भाई अभी तो क्या है, अभी क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये क्या होगा, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। इस समय क्या होगा, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हमको रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप स्पीड पर डिपेंड करती है, तो जैसे यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड कर रही है। समझ में आया। या फिर आप कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड पे। उसी प्रकार जो है रोटर की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, स्लिप स्पीड पे डिपेंड करेगी। समझ में आया। क्योंकि रोटर घूमने लगा है, तो स्लिप स्पीड आपका यहाँ पर एन एस माइनस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो इसी के बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं
देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जब रोटर रोटेट करना चालू करता है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा, ध्यान से देखिए, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी रोटर की होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड समझ में आया, रिलेटिव स्पीड होती है। तो जब रिलेटिव स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे देखिए, जैसे इस फार्मूले पे यहाँ पर एफ बराबर आपका क्या था, P/120 इंटू क्या था, NS था। तो जैसे यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी इसी स्पीड पे डिपेंड कर रही है, समझ में आया, उसी प्रकार यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी रिलेटिव स्पीड पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर ये आया, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो P/, क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। समझ में आया, P/, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं हम, ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा ही गया है। तो ये जो हमारा रोटर की फ्रीक्वेंसी है, Fr बराबर P/120 इंटू इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसी फार्मूले में ऊपर नीचे F से हम गुणा भाग कर देते हैं। जब ऊपर नीचे F से गुणा भाग कर देंगे और इसी को, अब देखिए ऐसा लिख दिए, उसके बाद क्या है, इसे 1/120 F इंटू क्या लिख दिए, P लिख दिए। तो बताइए, आपको तो पता है कि यहाँ पर इसका मान कितना होता है, आपको तो पता है भाई कि यहाँ पर जो हमारा F होता है या फिर NS होता है, तो NS बराबर क्या होता है, 120 इंटू F अपान क्या हो जाएगा, P। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है। तो 1/120 F इंटू F बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, NS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, NS कर दिया गया। यहाँ पर तो आपका NS माइनस NR पहले से है, तो यहाँ पर Fr बराबर F इंटू कोष्ठक में क्या हो जाएगा, NS माइनस NR बटे क्या हो जाएगा, NS। अब इसी को तो स्लिप बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लिप हो गया और इंटू ये क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का यस के मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप के गुणनफल के बराबर हमारा क्या आ रहा है, रोटर की फ्रीक्वेंसी आ रही है। समझ में आया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए भाई, जो हमारा स्लिप होता है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम 1 होता है, समझ में आया। लेकिन जब रोटर स्थिर होता है, तब जब रोटर घूमने लगता है तो उस कंडीशन में स्लिप का मान 1 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर स्लिप का मान 1 से कम होगा तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑलवेज स्लिप का मान 1 से क्या होता है, कम होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर जब स्लिप का मान 1 से कम होगा भाई, हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी। इनपुट में अगर 60 हर्ट्ज की या फिर 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रही हैं तो उसमें वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, वो तो फिक्स रहेगा। एफ तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्लिप हमारा क्या होगा, चेंज होगा। किसकी वजह से, रोटर की गति चेंज होने से स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेस देन 1 हमेशा स्लिप का मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। मोटर के रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान लेस देन क्या होता है, 1 होता है। तो जब लेस देन 1 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रोटर की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, ठीक है। तो स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आया। सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आपको ये देख दें कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होती है रनिंग कंडीशन में। लेकिन अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात करेगा तो रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में एस बराबर 1 हो जाएगा। जब वहाँ पर 1 रखेंगे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, आपका स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे एट स्टैंड स्टिल, यहाँ पर लिख दीजिए एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। एट स्टैंड स्टिल यस बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इस समय रोटर हमारा घूमता नहीं है, समझ में आया। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब उसके बाद रोटर ईएमएफ की बात करते हैं। क्या बात, किसकी बात करते हैं, रोटर ईएमएफ की बात करते हैं। देखिए होता क्या है, इंडक्शन मोटर में जो बाइंडिंग होती है वही बाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन में भी होती है। तो इसलिए सिंक्रोनस मशीन में जो ईएमएफ इक्वेशन आता है वही ईएमएफ इक्वेशन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन होता है
ये तो लगभग ट्रांसफार्मर के लगभग क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है सिंक्रोनस मशीन में बाइंडिंग फैक्टर आ जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग होती है, तो वहाँ से बाइंडिंग फैक्टर का इसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, रोटर जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, रोटर अभी घूम नहीं रहा है, तो स्टेटर का टोटल फ्लक्स, स्टेटर का फ्लक्स किसको कटेगा, मतलब रोटर कंडक्टर को काटेगा, तो उस कंडीशन में E2 इंड्यूस होगा। अभी देखिए, अभी स्लिप का मान क्या है, 1 है, अभी तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो उस समय जो EMF इंड्यूस हुआ E बराबर 4.44 F N2 मतलब रोटर 5max इंटू क्या हो जाएगा, KW2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, KW2 क्या है, वाइंडिंग फैक्टर है, लेकिन जब रनिंग कंडीशन आ जाएगी, तो रनिंग कंडीशन आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी FR बराबर S इंटू F होता है। यहाँ भी अभी निकाले हैं हम, तो जब यहाँ पे निकाले हैं तो देखिए, अब जब रनिंग कंडीशन में रोटर का EMF E2 डैश हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना, तो EMF भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको आप तो पहले ही पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर में भी पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर देखिए, रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, FR हो गई, तो E2 डैश बराबर 4.44, FR के जगह क्या लिखेंगे, S इंटू F लिखेंगे। आपको पता है FR बराबर S इंटू क्या होता है, F होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, इतना तो आपका क्या है, इतना आपका क्या है, ये वाला इतना बराबर आपका क्या है, E2 है, तो यहाँ पर इतना और इतना बराबर E2 जब रख देंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद आके दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, E2 डैश बराबर इतना बराबर क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे, तो E2 डैश बराबर S इंटू E2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रोटर के रनिंग कंडीशन में क्या है, EMF है। तो रोटर के रनिंग कंडीशन में जो EMF होता है वो भी स्लिप पर डिपेंड करने लगता है। किस पे डिपेंड करने लगता है, स्लिप पर। लेकिन रोटर का ही EMF है तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, स्लिप पर। क्यों स्लिप क्यों आ गया, क्योंकि रोटर घूमने लगा, रोटर घूमने लगा तो स्लिप आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, स्लिप के बारे में और डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से कि वास्तव में स्लिप है क्या। ठीक है, उसे कैसे पिक्चर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे लीकेज रिएक्टेंस की बात करें तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में लीकेज रिएक्टेंस आपको पता है, X2 बराबर क्या होगा, 2πf इंटू L। भाई आप ये तो जानते हैं ना, यक्स बराबर होता है क्या, ओमेगा इंटू L। तो ओमेगा बराबर 2πf इंटू क्या होता है, L। तो ये तो रोटर का है तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, X2। तो 2πf इंटू L2 हो जाएगा। रोटर में जो आपका इंडक्टेंस होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन रनिंग कंडीशन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FR आ जाएगी, तो FR बराबर S इंटू ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पर X2 डैश बराबर S इंटू 2πf इंटू L। तो ये 2πf इंटू L को क्या लिखते हैं, X2 लिखते हैं, तो यहाँ पर X2 लिख देंगे। तो X2 बराबर आपका कितना आ गया, X2 डैश बराबर आपका S इंटू X2 आ गया। तो ये भी किस पर डिपेंड करने लगा, हमारा जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी किस पर डिपेंड करने लगा, ये हमारा किस पर डिपेंड करने लगा, स्लिप पर डिपेंड करने लगा। अब रोटर इम्पीडेंस की बात करें, अगर हम रोटर इम्पीडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपको पता है कि रोटर का जो इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है, Z2 बराबर, भाई यहाँ पर रोटर है ना, रोटर सेकेंडरी हम मान रहे हैं तो यहाँ पर Z2 लिख दिए हैं। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, जब स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब है कि रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के जब बराबर होगा और उस कंडीशन में स्लिप का मान 1 होगा, तो इम्पीडेंस क्या आएगा, Z2 बराबर R2 प्लस J क्या है, मतलब J क्या है, कॉम्प्लेक्स, J क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है और ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट है। अब J ये बता रहा है कि R2 से X2 कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। समझ में आया, R2 से X2 कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर बता रहा है। हालांकि वो चीज़ आप बेसिक में पढ़ते हैं तो बेसिक में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, R2 प्लस J X2, इसी को आप ऐसे, जब J को हटाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, J2 बराबर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। लेकिन ये तब है जब स्टैंड स्टिल कंडीशन हो, अभी तो इसमें स्लिप आया नहीं, स्लिप S बराबर क्या है, 1 है। एट रनिंग कंडीशन, जब रनिंग कंडीशन होगी तो आपको पता है कि भाई X2 की जगह XR हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस। ठीक है,
तो Z2 डैश इम्पीडेंस Z2 डैश हो जाएगा, तो R2 प्लस आपका J इंटू XR हो जाएगा। तो Z2 डैश बराबर R2 प्लस J इंटू XR बराबर क्या होगा, यहाँ पर आप पढ़े हैं XR, आप इसी को XR भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो X2 डैश लिखा गया है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है, X2 डैश को ही आप क्या लिख सकते हैं, XR के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर आपको X2 डैश कर देते हैं, X2 डैश। तो यहाँ पर X2 डैश बराबर आपका क्या आ जाएगा, यस इंटू क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को आप जब जे टर्म को J को हटाएंगे तो इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फेज एंगल की बात आ जाएगी। तो फेज एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए जब फेज एंगल निकालने के लिए जब एसी में आप इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रिएक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट पढ़ते हैं, तीनों का सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फेज एंगल का मान निकाला जाता है। तो tan से जब निकाला जाता है तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो जो x वाला टर्म होता है, जो x वाला टर्म होता है, देखिए जो x वाला टर्म होता है वो क्या होता है, लंब होता है, समझ में आया। और जो r वाला टर्म होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो अब tan φ2 बराबर लंब बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। लेकिन ये तो अभी देखिए यहाँ पर यस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड स्टिल कंडीशन है। एट रनिंग कंडीशन φ2 डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स यस इंटू x2 बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा किस कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। और इसी को आप कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि φ2 डैश बराबर tan इनवर्स x2 बाई R2 बाई क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस यस वाले टर्म को हम रेजिस्टेंस के साथ कर देते हैं और ऊपर वाला टर्म x2 जो है इंडिपेंडेंट आप क्या हो गया, स्लिप हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज एंगल हो गया। अभी तो क्या है, ये सारे कैलकुलेशंस आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों का यूज जो है आगे आने वाले लेक्चर में होगा। जब टार्क इक्वेशन वगैरह तमाम सारी चीज़ें निकाला जाएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब रोटर करंट की बात करें तो आपको पता है रोटर करंट बराबर वोल्टेज बटे इम्पीडेंस होता है। तो I2 रोटर करंट हो गया, तो E2 बटे क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा भाई, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, समझ में आया। तो Z2 का मान R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ये चीज़ तो आप यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन में। जब रनिंग कंडीशन आएगी तो हमारा EMF क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जो EMF होगा भाई, यहाँ पर जो हमारा EMF होगा वो क्या होगा, E2 डैश होगा। अब E2 डैश का मान आपको पता है कि यस इंटू E2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस इंटू E2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे x2 लिखे हैं वहाँ पर x2 तो यस इंटू x2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो I2 डैश बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लिप को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, स्लिप को कॉमन ले लेंगे। जब स्लिप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R2 बाई यस हो जाएगा और जो भी स्लिप बाहर आएगा वो स्लिप से ऊपर वाले स्लिप से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर EMF और x2 जो है इंडिपेंडेंट आप स्लिप हो गए। स्लिप का टर्म किस में आ गया, रेजिस्टेंस में आ गया। तो अब स्लिप वेरिएबल होता है भाई, रोटर की स्पीड पर स्लिप क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जब स्लिप वेरिएबल होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जब स्लिप कॉमन हमने ले लिया तो E2 और x2 जो है इंडिपेंडेंट आप क्या हो गए, स्लिप हो गए। तो E2 एंड x2 स्लिप से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए तथा रोटर रेजिस्टेंस स्लिप का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब रोटर रेजिस्टेंस किसका फंक्शन हो गया, स्लिप का फंक्शन हो गया। मतलब स्लिप के अनुसार अब क्या होगा, चेंज होगा रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। और अगला अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर इसको तो मैं मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखाना चाहता हूँ। रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे मैं दिखाऊंगा रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन में भाई सिंपल सी बात है, रोटर में क्या होगा, एक EMF डेवलप होगा। तो EMF हमारा किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। तो ये हमारा E2 हो जाएगा। रोटर वाइंडिंग का कुछ न कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद उसका लीकेज रिएक्टेंस होगा,
तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे बाइंडिंग हमारी क्या रहेगी, शॉर्ट सर्किटेड रहेगी। तो ये तो हमारा R2 है और ये हमारा क्या है, X2 है। लेकिन ये किस कंडीशन में है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, समझ में आया, ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। अब उसके बाद क्या है, रनिंग कंडीशन की बात करें। जब रोटर रनिंग कर रहा है, रनिंग कंडीशन, तो रनिंग कंडीशन के केस में देखिए E2 अब क्या हो जाएगा, E2 अब क्या हो जाएगा, यस इंटू E2 हो जाएगा ना, आपको तो पता ही है ये बात। भाई ये प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो रेजिस्टेंस है हमारा R2 बाई यस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R2 बाई यस हो जाएगा। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी एक मतलब क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट और बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस को हम R2 ही रहने देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ए रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है, इसके साथ यस इंटू X2 हो जाएगा, समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया। अब उसके बाद क्या है, अभी यहाँ पर हमने स्लिप को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब हमने यहाँ पे स्लिप को कॉमन कर लिया तो स्लिप का टर्म किस में आ गया, रेजिस्टेंस वाले में, और X2 और E2 इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब यहाँ पर स्लिप कॉमन ले लिया जाएगा तो एक अलग से हमारा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 प्लस और माइनस, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो गया, R2 बाई यस हो गया, R2 बाई यस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, X2 हो गया। और ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, R2 बाई यस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। R2 बाई यस हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। क्यों वेरिएबल हो गया, क्योंकि स्पीड जो स्लिप अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया। स्लिप हमारा चेंज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, समझ में आया। तो ये रोटर के रनिंग कंडीशन में, स्टैंड स्टिल और रोटर के रनिंग कंडीशन में हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। अब यहाँ पर जो है इस वाले रेजिस्टेंस के मान को हम चेंज कर, देखिए वेरिएबल क्यों हो गया, क्योंकि स्लिप वेरिएबल होता है, इस वजह से हमारा ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। वैसे तो रोटर का रेजिस्टेंस फिक्स ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए स्लिप को हमने कॉमन कर लिया तो R2 जो है स्लिप का फंक्शन हो गया। तो स्लिप के अनुसार हमारा जो है रोटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्लिप जब चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा रोटर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, और बाकी का टॉपिक जो है अगले लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा।